नमस्कार। रिजल्ट आ गए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीत रही है, वो भी बहुमत के साथ। और एक राज्य यानी तेलंगाना में कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई है। तो बीजेपी की इतनी प्रचंड जीत कैसे हुई और कांग्रेस की इतनी हालत कैसे खराब हुई, खास तौर पर मध्य प्रदेश में? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक जी हैं। आप सिंधिया पर किताब भी लिख चुके हैं। आप पूरे मध्य प्रदेश को बड़ी ही बारीकी से समझते हैं। राकेश पाठक सर, कहाँ कमी रह गई कांग्रेस की तरफ से? क्योंकि लग ये रहा था कि इस बार जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस के खाते में गिरने वाली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, जो लग रहा था वो हम सबको लग रहा था, बहुत सारे पत्रकारों को, राजनीतिक विश्लेषकों को, सर्वे एजेंसीज को। एग्जिट पोल से पहले तक की बात कर रहा हूं मैं, 30 नवंबर से पहले की। ये हो सकता है कि जिन लोगों को हम सबको लग रहा था, जो फील्ड में आप भी घूमे, प्रज्ञा मिश्रा कहाँ नहीं गई, भिंड मुरैना से लेकर भोपाल तक आपने सब जगह लोगों से बात की। मुझे ऐसा लगता है, मैं थोड़े से हास प्रयास के शब्दों में कहना चाहूंगा कि मतदाता जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता की किसी लिपि में, किसी भाषा में बोल रहा था जो अपठनीय है, जो लोगों के लिए अगम्य थी। हम लोग सुन नहीं पाए कि वो बोल क्या रहा है। उसको समझने में सब लोग असमर्थ रहे। देखिए, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक आप जैसे कितने पत्रकारों ने फील्ड में रिपोर्टिंग की, जनता से बात की, वो भी एक तरह का ओपिनियन पोल था, लेकिन उसमें कहीं ये संदेश, संकेत नहीं मिल रहे थे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ऐसी प्रचंड जीत हासिल करेगी। मध्य प्रदेश में लोग बदलाव चाहते थे, ऐसा लग रहा था। बीजेपी के भीतर बहुत सारा अंतर्विरोध था। कांग्रेस ठीक ठीक चुनाव लड़ रही थी। जो मुद्दे हो सकते हैं जनता के, उन मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। अब जो चूक हुई उस पर अगर हम बात करें, आपका सवाल जो है जी, बीजेपी ने अपनी सधी सधाई पिच पर ही पूरा चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने उस पर खेलने की तैयारी नहीं की, उस पर लौटकर नहीं आई। हम लोग कहते भी रहे कि बीजेपी अपने नैरेटिव को लगातार उसको दोहराती रही कि उसे हिंदुत्व, सनातन, इसी मुद्दे पर बात करनी है। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश आए तो वे कन्हैयालाल की हत्याकांड का जिक्र मध्य प्रदेश में कर रहे थे। सर तन से जुदा के नारे लगेंगे यहां पर, जबकि मध्य प्रदेश इस तरह का सांप्रदायिक विभाजन वाला राज्य कभी नहीं था। जी। संयोग से कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद से वो जो सनातन का मुद्दा उठाया जूनियर स्टालिन ने और प्रियंक खड़गे ने, उस मुद्दे को भी लगातार बीजेपी यहां दोहराती रही। लेकिन हम सबको लगा कि कांग्रेस बेरोजगारी की बात कर रही है, महंगाई की बात कर रही है, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार जो है उसकी बात कर रही है, पटवारी भर्ती घोटाला, नर्सिंग घोटाला वगैरह वगैरह। उसके मद्देनजर ही तो आप सब लोगों ने, हमने, आपने, सबने ये समझा कि मतदाता बदलाव चाहता है। सरकारी कर्मचारी बहुत नाराज थे। उसका तो अगर प्रतीक माने तो सुबह जो पोस्टल बैलेट खुले उसमें कांग्रेस आ गई थी तीनों राज्यों में जी। लेकिन मशीनें जब खुली तो फैसले कुछ और आए। अब ये कांग्रेस पार्टी को मीमांसा करनी होगी कि उससे कौन सी गलतियां हुई, जो बतौर पत्रकार हम और आप समझ सकते हैं। जी हाँ राकेश सर, कंप्लीट करिए। जी जी नहीं, हम लोग जो समझ सकते हैं वो कांग्रेस की गलती शायद ये रही कि केंद्रीय नेतृत्व ने कमलनाथ को पूरा खुला हाथ सौंप दिया। और क्या जो कमलनाथ का अहंकार एक हार की वजह बना? देखिए, हार के कई सारे कारणों में से एक कारण उसे भी मान सकते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व, राहुल गांधी जैसा नेता हिंदुत्व के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, वो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी। वे साफ कहते हैं हम सत्ता की लड़ाई लड़ नहीं रहे, संघ के साथ वो जो हिंदू राष्ट्र बनाने का संघ का सपना है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसे में आप अपने राष्ट्रीय नेता की मूल विचारधारा के खिलाफ जाकर बागेश्वर बाबा जैसे बाबाओं की अगर कथा कराएंगे अपने क्षेत्र में, जो बाबा ये कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, घर घर पर हिंदुत्व का झंडा लहरा देना चाहिए, ऐसी गलतियां, या इंडिया गठबंधन ने कोई निर्णय लिया, कुछ पत्रकारों, मीडिया के जो एंकर्स हैं उनके बहिष्कार का, अगर आप उनमें से किसी को साथ लेकर हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर उससे यह संदेश भी गया कि कमलनाथ पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व या घटक दलों के साथ जो निर्णय हुए उनको भी मानने को तैयार नहीं है। राकेश सर, मैं एक ट्वीट पढ़ रही हूँ। नरेंद्र नाथ मिश्रा पत्रकार हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया है। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान और बीजेपी ने एक हारी हुई बाजी को अपने पक्ष में लहर की तरह जीत में तब्दील कर लिया है। इसमें कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भी बड़ा योगदान निभाया। सुबह 10 बजे प्रचार में निकलते थे, दिन के 1 बजे छिंदवाड़ा में ही रैली करके घर लौट आते थे।
1 बजे ही लौट आते थे। वहीं शिवराज एक दिन में 15 दिन तक रैली करते थे, न खुद प्रचार करने निकलते थे, न किसी दूसरे नेता को प्रचार के लिए निकलने देते थे। कोई चुनाव घर बैठे जीता नहीं जा सकता। शिवराज ने मेहनत की और मेहनत का परिणाम उन्हें मिला है। तो ये बात कही जा रही है कि कमलनाथ ने उतनी मेहनत नहीं करी जितनी मेहनत शिवराज सिंह चौहान ने करी। और दूसरी चीज जो मैंने घमंड की और अहंकार की बात की, वो इसलिए की क्योंकि इंडिया गठबंधन में जो इनका एक दल शामिल है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उनके लिए ये बात कहनी कि कौन अखिलेश वखिलेश करके एक जो उनका बयान वायरल हुआ, तो ये एक तरह की चीज। उसके बाद अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के तमाम प्रत्याशी मध्य प्रदेश में उतारे। इसका नाराजगी का कारण रहा क्योंकि कुछ वोट तो कटे होंगे ना। बिल्कुल कटे होंगे, क्या ये 100% कारण है? मैं जो आपसे कई गिना रहा हूं कि कई कारण हैं कांग्रेस की हार के, उनमें से एक कारण ये भी है क्योंकि अगर घटक दलों के साथ गठबंधन जो बना इंडिया, ठीक है, अगर वो राष्ट्रीय स्तर के चुनाव के लिए ही बना है, अभी प्रादेशिक चुनाव में उसकी भूमिका नहीं थी, तब भी एक ऐसे गठबंधन दल के नेता जो मुख्यमंत्री रह चुका है देश के सबसे बड़े राज्य का, उसके बारे में ऐसे शब्दों से बचना चाहिए था। उसका संदेश तो गलत जाता ही है। एक अगर सामाजिक समीकरण से भी देखें तो अखिलेश यादव का जो यादव समुदाय है वो भी मध्य प्रदेश में बहुत सारी सीटों पर निर्णायक है, प्रभावकारी है। निर्णायक न भी माने तो प्रभाव डालने वाला तो है ही, बुंदेलखंड में है, बघेलखंड में है, ग्वालियर चंबल में है। तो ये वो गलतियां थी जो लगातार हो रही थी। इंडिया गठबंधन की भोपाल में बैठक तय हुई, बेंगलोर बैठक की सभा में आम बैठक, उनकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहना चाहिए एक तरह से उस बैठक में, कि भोपाल में उसकी पहली आम सभा की जाए, बड़ी रैली। कमलनाथ के ऐतराज के बाद वो रद्द हुई। दूसरे दिन उन्होंने इनकार कर दिया कि हम चुनाव में व्यस्त हैं, इस समय रैली नहीं करना चाहिए यहाँ पर। वो रैली नहीं हुई। हो सकता है अगर सारे घटक दलों की एकीकृत एकजाई कोई बड़ा आयोजन प्रदेश की राजधानी में होता तो पूरे प्रदेश में उसका संदेश जाता कि मिलजुल कर लोग लड़ रहे हैं। ये भी उन हार के कारणों में से एक कारण है निश्चित तौर पर। और तीसरी बात ये भी एक और बात ये मुझे लगती है कि जो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व था वो कमलनाथ की वरिष्ठता के सामने एक तरह से विवश था। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव भेजे जाते थे पिछले वर्षों में, जितने लोग आए, पहले मुकुल वासनिक थे, फिर दिल्ली के जेपी अग्रवाल आए, फिर कोई और आया, तो ये जो बार बार बदलाव होते रहे, रणदीप सुरजेवाला आए, ऐसा लगा कि दिल्ली से आने वाले लोग कमलनाथ की वरिष्ठता और उनके कद के सामने नतमस्तक से हो जाते हैं या विवश हो जाते हैं। वे कोई सलाह मशवरा नहीं दे पाते उन्हें, और केंद्रीय नेतृत्व भी कमलनाथ की जिद के सामने अपनी बात नहीं मनवा पाता था। हमने देखा कि आखिरी की सूचियों में, लास्ट की 1 या 2 सूची मान लीजिए, आगे अंतिम एक सूची मान लीजिए जो सबसे बाद में जारी हुई देर से, उसमें कई नाम ऐसे थे जिनमें बदलाव किया गया, 3 सीटों पर बदला। जैसे बतौर नजीर मैं शिवपुरी की बात करूं कि शिवपुरी जिले में 6 बार के विधायक केपी सिंह पिछोर से लगातार जीत रहे थे, उनको पिछोर से लाकर शिवपुरी के मैदान में उतार दिया गया। शिवपुरी में वीरेंद्र रघुवंशी को बीजेपी से लेकर आए थे, वर्तमान विधायक बीजेपी का बीजेपी छोड़कर आया था, सिटिंग एमएलए, उसको कहीं से भी टिकट नहीं दिया। उसी के टिकट काटने के फेर में वो वाला डायलॉग आया कि कपड़े फाड़ने हैं तो दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के फाड़ो, मेरे पास क्यों आ रहे हो। ये सारे बयान जब आप सार्वजनिक स्थान पर देते हैं तो कार्यकर्ताओं से लेकर मतदाता तक इसका दूरगामी असर होता है, लोगों तक संदेश जाता है कि ये पार्टी तो अभी अंदर से ही लड़ रही है, जबकि इतना इससे ज्यादा अंतर्विरोध बीजेपी में था, लेकिन वो सामने प्रकट होकर नहीं आता था। ये अंतर था। जी प्रज्ञा। राकेश सर, एक बात और लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को उसका अति आत्मविश्वास ले डूबा छत्तीसगढ़ में भी। जी, ये तो हो गई बात मध्य प्रदेश की, मैं छत्तीसगढ़ की बोल रही हूँ। मैं तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान को तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अति आत्मविश्वास के चलते ही हारी है। इसमें कोई शक नहीं है कि भूपेश बघेल वहां अच्छा काम कर रहे थे। ज्यादातर लोगों ने माना था कि वहां कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। वहां बीजेपी का जो प्रांतीय नेतृत्व था वो तो घर बैठा हुआ था। डॉक्टर रमन सिंह 5 साल से निष्क्रिय थे, कहीं अता पता नहीं था उनका। लेकिन अंत में बीजेपी ने ब्रांड नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में मोदी ने अपनी साख को दांव पर लगाया। उन्होंने कहा मैं गारंटियों की गारंटी है नरेंद्र मोदी। जनता ने फिर उसको सुना, तो अति आत्मविश्वास कांग्रेस पार्टी को ले डूबा, मैं ऐसा मानता हूं। दूसरी एक और बात जो मध्य प्रदेश में नहीं थी वैसी, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो शीर्ष दोनों नेता, चूंकि वहां सत्ता थी, मध्य प्रदेश में सत्ता नहीं थी इसलिए वैसी लड़ाई नहीं थी। टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल, सचिन पायलट और अशोक गहलोत,
ये लोग जिस तरह पिछले पूरे 5 साल पिछले लड़ते रहे, रस्साकशी खेलते रहे, पिंग पोंग खेलते रहे, तो इसका खामियाजा खो खो का भुगतना था ही। जनता ने उनको खो कर दिया कि तुम लोग आपस में लड़ते रहो, हम तुमको ही खो कर दे रहे हैं। तो ये भी चीज कांग्रेस के लिए नुकसान दे रही है, और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसके लिए आग बुझाने के काम के लिए देरी की। मेरा ऐसा मानना है कि खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो भी कोशिशें की, जैसे सचिन पायलट और अशोक गहलोत को साथ लाने की कोशिश की, उनकी साथ में सभाएं करवाई, साथ उनको बिठाया, सारे मैसेज दिए, लेकिन जो आप इतने साल तक लड़ते रहे, पीएस सिंहदेव रूठा मनाई करते रहे, वो इतनी जल्दी एकदम न्यूट्रलाइज नहीं होता, नल एंड वर्ल्ड नहीं हो जाता कि आप 5 साल तक लड़ते रहे और आखिरी के 15 दिनों में एक साथ खड़े दिखाई दें। तो आपका जो समर्थक मतदाता है, जैसे गुर्जर मतदाता है, सचिन पायलट का समर्थक, वो तो 5 साल से ही समझ रहा था ना कि सचिन पायलट का अपमान कर रही कांग्रेस पार्टी। उसमें भी नरेंद्र मोदी ने जाके राजस्थान में कह दिया कि राजेश पायलट के साथ न्याय नहीं किया कांग्रेस ने। इसका कोई प्रत्युत्तर कांग्रेस ने दमदारी से नहीं दिया कि आप काहे के लिए राजेश पायलट के सम्मान की चिंता कर रहे हो। कांग्रेस ने सब कुछ दिया पायलट परिवार को। ये जो प्रत्युत्तर देना चाहिए कांग्रेस को, उसने कभी नहीं किया। इसका खामियाजा दोनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा है। अच्छा, मध्य प्रदेश में जो सीधी कांड जो हुआ था, पेशाब कांड जी, उसको भी कांग्रेस उस तरीके से आदिवासियों के सामने ये मैसेज, क्या संदेश नहीं रख पाई कि हमने देखिए सम्मान दिया और बीजेपी ने किस तरह का सलूक किया है। क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से उदयपुर वाले कांड को एजेंडा बनाया बीजेपी ने, उस तरह से कांग्रेस मध्य प्रदेश में सेफ नहीं खेल पाई। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने इस मुद्दे को काफी उठाया, जितना संभव था वो सोशल मीडिया के जरिए, बयानों के जरिए सब कुछ उठाया। आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाएं भी मध्य प्रदेश में ज्यादा हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। 21 से 22% आदिवासी मतदाता है, और आदिवासी परंपरागत रूप से कांग्रेस का वोटर था, कुछ सालों से पिछड़ थोड़ा उससे अलग हो गया था। इस बार ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस के साथ आ गया आदिवासी मतदाता, क्योंकि आदिवासियों और दलितों पर अत्याचार की घटनाएं मध्य प्रदेश में ज्यादा हुई हैं, लगातार हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आदिवासियों के कांग्रेस के अपने नेता चुनाव हार गए, डॉक्टर हीरा अलावा पढ़े लिखे एमबीबीएस डॉक्टर हैं, वे जयस जैसा संगठन खड़ा करने वाले, जय आदिवासी संगठन, खुद चुनाव हार गए हीरा अलावा, बाकी भी आदिवासी नेता उनके चुनाव हार गए हैं। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासियों को यह समझाने में सफल नहीं रही कि हम आपके हितैषी, हम आपके सम्मान की रक्षा करेंगे। इसीलिए वो पेशाब कांड तक लोगों ने भुला दिया। यद्यपि अभी उत्तर प्रदेश में भी हो चुका है, वहां भी लोग भूल गए होंगे, क्योंकि अब जनता को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा लगता है। जी, अब आगे से आप 2024 को लेकर कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये सवाल लोगों के मन में चल रहा है, लो जी राजस्थान भी हार गए, लो जी अरे छत्तीसगढ़ भी हार गए, लो जी मध्य प्रदेश भी हार गए, तो एक तेलंगाना जीत गए जहां पर बीजेपी से फाइट नहीं थी। तो अब आपको क्या लग रहा है 2024 में इसका क्या असर दिखेगा? क्योंकि हम ये इस पर चर्चा कर रहे थे कि अगर 3 राज्य कांग्रेस के हाथ में आते हैं, एक बीजेपी के पास जाती है, तो 2024 में मोदी के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। अब आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल। देखिए, हम और आप पहले भी इस विषय में बात कर चुके हैं। मैंने आपके चैनल पर ही कहा था कि अगर इन 5 राज्यों में से कांग्रेस अगर 2 या 3 राज्य भी हिंदी बेल्ट के 3 में से 2 भी जीतती है, तो जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी दलों की, तब राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे कॉलर ऊंचा करके बैठ के बात कर सकेंगे। तब यह हो सकेगा कि नेगोशिएशन की टेबल पर जब सीटों का बंटवारा होगा, तो आप उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव से लेकर बिहार के नीतीश कुमार तक से दमदारी से बात कर पाएंगे, उद्धव ठाकरे से बात कर पाएंगे। लेकिन अब किस मुंह से जाओगे गालिब? अब आप जब 6 तारीख को बैठोगे, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी बैठेंगे, तो सामने जो घटक दल हैं उनके इंडिया गठबंधन के पूछेंगे, आप तो खुद हिंदी बेल्ट में पूरा सफाई के साथ आ रहे हो, आप सीटें कितनी मांग रहे हो, किस हैसियत से मांग रहे हैं? तो कांग्रेस के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए 2024 की राह अब कठिन हो गई है। नरेंद्र मोदी के लिए थोड़ा सा मुफीद हो रहा है, लेकिन तेलंगाना की जीत को भी छोटा करके नहीं आना चाहिए। तेलंगाना की जीत बीजेपी के लिए गेटवे ऑफ, कैसे देख रहे हैं? मैं उसी पर आ रहा हूं। जी, देखिए, दक्षिण भारत पिछले कई दशकों में आजादी के बाद कई अवसरों पर कांग्रेस के लिए गेटवे ऑफ दिल्ली साबित हुआ है।
इंदिरा गांधी की वापसी भी दक्षिण से हुई थी। बीजेपी ने बहुत कोशिश की दक्षिण भारत में पैर पसारने की। उन्होंने अपना संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता और स्वयंसेवक शाखाएं, सब कुछ वहां फैलाया है। इसके बावजूद पहले कर्नाटक की हार, फिर सीमावर्ती तेलंगाना की हार, इस हार ने दक्षिण भारत में बीजेपी के दरवाजे फिलहाल बंद कर दिए हैं। अब एक तरह से अगर आप नक्शे को देखेंगे ना, तो भारत एक तरह से विंध्याचल पर्वतमाला के आर और पार दो तरफ बट गया है। इस तरफ हिंदी बेल्ट है, काऊ बेल्ट जिसको हम कहते हैं, वो बीजेपी और हिंदुत्व के नारे के साथ बीजेपी के साथ खड़ी है, उसको हिंदू राष्ट्र चाहिए। और विंध्याचल पर्वतमाला के उस तरफ जो दक्षिण भारत है, वहां ना सनातन का कोई मुद्दा चलता है, ना हिंदुत्व का चलता है, ना हिजाब का मुद्दा कर्नाटक में चला, ऐसी कोई चीज वहां नहीं चल पाती। तो 2024 में ये देखना होगा, ये आधा आधा बटा हुआ भारत, जिसमें अभी बिहार और महाराष्ट्र कुछ ऐसे राज्य बचे हैं जहां इंडिया गठबंधन या कांग्रेस और उसके सहयोगी दल अपने लिए थोड़ी बहुत जमीन तलाश सकते हैं। लेकिन आज की कांग्रेस की ये करारी हार कांग्रेस के लिए भी और गठबंधन दलों के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए 2024 में एक करारी शिकस्त है। ये बड़ा गतिरोध है, ये हर्डल है, ये एक तरह से देखा जाए तो एक गड्ढा बीच में हो गया जिसे भरना बहुत आसान अब नहीं होगा उनके लिए। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश सर, आपने हमारे लिए विश्लेषण करके बताया 4 राज्यों का क्या रहा, किस तरीके से क्या कमी रही कांग्रेस की और कैसे ये जीत हुई है, प्रचंड जीत कैसे बीजेपी को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।